नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुकुल पर। आप सब एसएससी सीजीएल का रिजल्ट देखने के बाद अब मेंस के लिए कमर कस चुके हैं। तो जो भी छात्र सीजीएल मेंस और सीपीओ प्री की आंसर की आने के बाद सीपीओ मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो लोग एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनको भी ये क्लास बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो दूसरा सेशन आज हम लोग करने वाले हैं। एक सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बिना किसी समय को नष्ट करे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं। जय भैरव बाबा, जय माँ शाकंभरी। शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, डायरेक्शन। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कह रहा है इन द फॉलोइंग आइटम्स एन ईडियम और अ प्रोवर्ब। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आज का जो ये हमारा सेशन है, इसमें हम लोग ईडियम और प्रोवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उन पे डिस्कशन करेंगे। कह रहा है सिलेक्ट द रेस्पॉन्स दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द ईडियम और प्रोवर्ब एंड मार्क योर रेस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। एग्जाम में आपको लगता है कि अगर ए बी सी डी में से ये हमारा जवाब हो सकता है ईडियम का, तो उसी को हम लोग आंसर मार्क करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है लिसन विथ हाफ एन ईयर। तो लिसन विथ हाफ एन ईयर, इसका मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज पर ध्यान न देना। किसी चीज पर ध्यान न देना, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ध्यान से न सुनना। किसी चीज को ध्यान से न सुनना या किसी चीज को इग्नोर करना, अवॉइड करना, ये सारे जो हैं इस ईडियम के मीनिंग हो सकते हैं। जब आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो बिना किसी संदेह के ऑप्शन ए जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नॉट टू पे फुल अटेंशन टू समथिंग। अब दोस्तों, इसको याद रखने की एक ट्रिक जो मुझे समझ में आई वो आपसे साझा कर रहा हूँ। देखिए, ईयर का काम क्या है? सुनने का। ईयर का काम क्या है? सुनने का। यहाँ कह रहा है हाफ। अगर आप किसी चीज को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं या उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो पूरे कान लगा करके आप उस बात को सुनते हैं। अब ये कहा गया है इसमें कि लिसन, सुन रहे हैं लेकिन ईयर कितना यूज कर रहे हैं? हाफ। इसका मतलब कि आप उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो ये हाफ ईयर से जो है थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है डाइड इन द वूल। डाइड इन द वूल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल एक तरीके से स्थायी है और जिसको बदला नहीं जा सकता। समथिंग फर्म, हम लोग क्या बोल सकते हैं? समथिंग फर्म एंड इट कैन नॉट बी चेंज। कोई ऐसी चीज जो एकदम से फिक्स है और उसको जो है हम लोग बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसी को बोला जाता है डाइड इन द वूल। ये जो फ्रेज या जो इडियम है, इसकी ओरिजिन कुछ इस तरीके से है कि जो ऊन है, तो उनको डाई किया। अब डाई करने के बाद उससे जब आप रेशा बना रहे हैं, तो रेशा बनने से पहले उसको डाई किया गया। तो जैसे ही आप उस ऊन को या वूल को डाई करते हैं, तो जो भी कलर है वो उसमें फिक्स हो जाता है। फिर वो कलर आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने रेड कलर से डाई कर दिया तो अब वो ऊन जो है वो लाल रंग की रहेगी, नीले से कर दिया तो ब्लू रहेगी, इस तरीके से रहता है। तो ये फ्रेज या ये जो ईडियम है ये वहीं से इसकी ओरिजिन हुई है। तो डाइड इन द वूल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो परमानेंट है, फिक्स है,
फर्म है, ठीक है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ अगर ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन, ठीक है। याद रखना बेहद आसान है कि वूल यानी ऊन, ऊन में आपने डाई कर दिया, अब जो भी कलर, जिस कलर से आपने डाई किया है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है, ठीक है। इस तरीके से याद रखा जा सकता है। अगला इडियम आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मतलब होता है पुरानी, इसका मतलब है पुरानी बातों को ना याद करना, या जो जख्म पुराने हो गए हैं उनको दोबारा नहीं कुरेदना, उसके लिए कहा जाता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। क्यों? क्योंकि आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे, कोई झगड़ा हो गया था या कोई खराब बात हो गई थी उसको दोबारा याद करेंगे तो वापस से चीज़ें बिगड़ने की चांसेस हैं, जो माहौल है वो फिर से ख़राब हो सकता है। तो इसलिए ये मुहावरा जो है इस तरीके से है कि भाई पुरानी बातों पर जो है मिट्टी डालिए, उनको याद ना करें। अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशंस वेयर इंटरफेरेंस में एग्जर्बेट मैटर्स, कि जहाँ पर आप जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को नहीं दोहराना चाहते हैं, उनको नहीं याद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने उनमें हाथ डाल दिया तो वापस स्थिति जो है वो बद से बदतर हो सकती है। याद रखना बेहद आसान है कि जो डॉग्स है वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, डॉग्स आर स्लीपिंग। तो आप उनको अगर सोए रहने देंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, आप उनको छेड़खानी करेंगे, जगा देंगे तो आपको काट लेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, कि भाई जो सो रहे हैं वो जो डॉग्स उनको आप जो है सोने दीजिए, छेड़िए मत, क्योंकि अगर आपने छेड़ा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर ये कह रहा है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त मुहावरा है। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का मतलब है दोस्तों कि अगर समय से पहले हम लोग किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें या उस पर एक्शन लेना शुरू कर दें तो आगे जो है हमें बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, स्टिच का मतलब होता है टाँका। तो आप इस तरीके से याद रखें कि भाई कई बार होता है कि आपकी पैंट या शर्ट में कई जगह सिलाई खुल जाती है या कोई टाँका टूट जाता है, तो कई बार हम लोग क्या लापरवाही करते हैं तो उसको ठीक नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या है पूरी पैंट फट जाती है, पूरा शर्ट फट जाता है। अब आप कर क्या सकते हैं कि अगर आपने उसको उसी समय स्टिच कर लिया, एक टाँके की ज़रूरत थी, एक टाँका लगा दिया, तो आगे फिर आपको 9 टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर किसी प्रॉब्लम को शुरुआत में ही आप आइडेंटिफाई कर लें, उस पर एक्शन ले लें, तो आगे जो है वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी और आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाएं तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि टाइमली एड्रेसल ऑफ अ प्रॉब्लम प्रिवेंट्स फ्यूचर एग्जर्बेशन ऑफ द सेम, कि समय से अगर किसी समस्या का निवारण कर लिया जाए तो वो जो है आगे आपको दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। तो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन को आप हिंदी में इस तरीके से समझ सकते हैं कि समय से लिया गया फैसला, समय से लिया गया फैसला हमेशा फायदेमंद रहता है। समय से अगर आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल होता है, बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो इडियम हमारी स्क्रीन पर है, फाइट फायर विथ फायर, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से ही नजर आ रहा है भाई, आपको अगर किसी ने पत्थर से मारा है तो आप भी जो है जवाब किससे दे रहे हैं, पत्थर से ही दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ जवाब आप ईंट से नहीं दे रहे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन को उसी तरीके से रिटेलिएट करना जिस तरीके से वो सिचुएशन आपके सामने आई है। जैसे आप कर किसी ने गोली चलाई तो आप भी गोली का जवाब
गोली चलाकर ही सामने वाले को दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है फाइट फायर विथ फायर। अब ये फ्रेज बनी कैसे, थोड़ा सा लेते हैं। बेसिकली क्या है कि भी जैसे कहीं पर आग लग गई है, तो उस आग को काउंटर करने के लिए और एक लिमिटेड तरीके से आग ही जलाई जाती है, ताकि जो वहां पर ईंधन है वो जल्दी खत्म हो जाए, और उस आग को जो है, आपने जो लिमिटेड तरीके से आग जलाई है, उससे आप उसको काउंटर कर सके। तो ये ईडियम जो है इस तरीके से इसकी ओरिजिनेशन हुई है, फाइट फायर विथ फायर। ठीक है, और ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। यूज द सेम फोर्स और स्ट्रैटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर देम। ठीक है, वो ही रणनीति उपयोग में लेना अपने दुश्मन का जवाब देने के लिए, जो रणनीति दुश्मन ने आपके खिलाफ आजमाई है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ईडियम है हमारा वो है स्ट्रेट एंड नैरो। देखो, स्ट्रेट एंड नैरो, स्ट्रेट को थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करेंगे। यहाँ से एक वर्ड में लिख रहा हूँ आपके लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है बेबाक, जो है सामने है, जो चीज दिल में है वही जबान पे है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई कूटनीति नहीं है। तो स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब होता है कि जीवन जीने का वो अंदाज जिसके अंदर आपके अंदर ईमानदारी है और सच्चाई है, उसके लिए बोला जाता है स्ट्रेट एंड नैरो। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑनेस्ट एंड मोरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग। नैतिक रूप से बिल्कुल सही और सच और ईमानदारी से किए गए काम को कहा जाता है स्ट्रेट एंड नैरो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। याद रखने का तरीका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसको रिलेट कर लेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब यही होता है बेबाकी, बिना किसी चालसाजी के। आगे बढ़ते हैं। अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है समवन्स ईयर आर बर्निंग। बहुत ही जबरदस्त मुहावरा है। समवन्स ईयर्स आर बर्निंग, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि भाई आपके कान बज रहे हैं। कान बजने का मतलब कि भाई कोई ऐसी बात होती है और आपको लगता है कि यार कोई बात हो रही है। अब समवन्स ईयर आर बर्निंग में मतलब है कि कहीं पर भी कोई बात हो रही होती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो बात है वो किसके बारे में हो रही है? आपके बारे में हो रही है। ठीक है, तो उसी के लिए कहा जाता है समवन्स ईयर्स आर बर्निंग। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा, द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम। वो फीलिंग जब व्यक्ति को ये लगे कि जो भी लोग आसपास में बातें कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखने का तरीका बेहद आसान है कि भी कान बजने से थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि भी कान आपके क्या हो रहे हैं? जल नहीं रहे हैं, बज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके याद रखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला इडियम हमारी स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है टर्न वंस स्टमक। टर्न वंस स्टमक का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पेट में जो है कुछ गड़बड़ है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब उल्टी जैसा आपको फील हो रहा है, वॉमिट जो है आप फील कर रहे हैं, और बोल सकते हैं कि पेट में दर्द जैसा। तो उसके लिए बोला जाता है टर्न वंस स्टमक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बीइंग नॉजिएटेड बाय समथिंग और समवन। किसी चीज़ को खाने से या कोई चीज़ आप आसपास में आपने देख ली जिसकी वजह से आपका मन जो है एकदम से बोल सकते हैं कि मचलने लग गया है, उल्टी जैसा आपको फील हो रहा है, तो उसके लिए बोला जाता है टर्न वंस स्टमक। ठीक है, टर्न का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हैं चेंज करना या बदलना या मुड़ना। स्टमक मतलब पेट। तो आप याद रख सकते हैं, याद रखना बहुत आसान है कि पेट का जो रुख है आपका वो एकदम से मुड़ गया है, एकदम से बदल गया है। अभी तक आपको लग रहा था सब ठीक है और अचानक से जो है पेट दर्द शुरू हो गया है। तो पेट दर्द में अक्सर जो है उल्टी का जो है कॉमन फैक्टर रहता है, उल्टी जैसा लोग फील करते हैं। तो वहां से आप याद रख सकते हैं बीइंग नॉजिएटेड बाय समथिंग और समवन। याद रखना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम हमारी स्क्रीन पर कह रहा है कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स। इसका मतलब बहुत ही आसान है कि बिना बिना फल की इच्छा, बिना फल की इच्छा के
बिना फल की इच्छा के कर्म करना। आप कर्म कर रहे हैं और आपको फल की इच्छा नहीं है, जो गीता का भी एक बहुत ही पॉपुलर मैसेज है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई आप जो है कर्म करिए, फल की इच्छा ना करें, फल जो है मैं आपको अपने हिसाब से दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, कि आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप किसी तरीके की जो है उससे लाभ की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपको कुछ अच्छा होगा या आपको कुछ प्राइज दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, नहीं। ठीक है, आप सिर्फ अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी है। चलिए, तो बी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर कह रहा है द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। ये देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑयस्टर। ऑयस्टर जो है बेसिकली शेलफिश के लिए बोला जाता है। एक तरीके की मछली है जो इंसान खाने के लिए उपयोग भी करता है, लेकिन कुछ शेलफिश जो हैं वो उनसे मोती बन जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। तो ये कह रहा है कि जो ये संसार है, ये एक तरीके से ऑयस्टर है, शेलफिश है, और ये एक ऐसी मछली है जो मोती या डायमंड है। मतलब ये जीवन जो है, इसके अंदर आपके लिए मोती हैं, डायमंड है, आपको मेहनत करनी है, प्रयास करना है, पूरी दुनिया आपकी हो सकती है। तो द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, इस मुहावरे का अर्थ है कि यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ। आपके पास अवसर है, आपके पास शक्ति है, अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो इस जीवन में वो हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। ये हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है ए वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। बहुत ही जबरदस्त ईडियम है, वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कई बार हम लोग किसी घटना को या किसी काम को लेकर, होने को लेकर इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि हमारा समय कटना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि हमें किसी से मिलना है और मिलने का जो समय है वो 5 बजे है, तो हमें 5 बजने का इंतज़ार इतनी बेसब्री से होता है कि हमारा एक एक सेकंड हमें एक एक दिन जैसा लगता है। अब 5 तो अपने समय के अनुसार ही बजेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप जो है 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं तो 5 जल्दी बज जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ईडियम वैसा ही कुछ है, ए वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, कि भाई एक कोई पतीला है, आपने उस पर कुछ पकने के लिए डाल दिया, अब आप उसको बार बार चेक कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि बार बार चेक करने से सब्जी जल्दी बन जाएगी, भाई सब्जी तो अपना टाइम जितना लेती है उतना ही लेगी और उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो इसीलिए इस मुहावरे का अर्थ है डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन। ड्रैग का मतलब होता है किसी चीज को घसीटना या खींचना। तो ये कह रहा है कि अगर आप डेस्परेट एंटिसिपेशन रखते हैं कि बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज जल्दी हो जाएगी, वो समय आपको और ज्यादा लंबा लगेगा। ठीक है, तो ये इडियम वहां से बना, ए वॉच पॉट नेवर बॉइल्स। ठीक है, याद रखना भी बहुत आसान है। पॉट का मतलब पतीला, नेवर मतलब कभी नहीं, बॉयल मतलब उबलना, कि भी आपने पतीले में कुछ उबलने के लिए डाल दिया, अब बार बार उसको चेक कर रहे हैं। अब बार बार चेक कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी जल्दी उबल जाएगा, तो अपना टाइम लेके ही उबलेगा। अब ज़्यादा आप करोगे तो वो आपको समय ऐसा लगेगा कि 10 मिनट जो है 10 घंटे जैसे लगेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ईडियम आपकी स्क्रीन पर कह रहा है लुक टू योर लॉरेल्स। लुक टू योर लॉरेल्स का क्या मतलब हो सकता है दोस्तों? ये जो लॉरेल वर्ड है, इसका मतलब होता है अचीवमेंट। हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं उपलब्धि। अब लुक टू का मतलब है कि आप अपनी उपलब्धियों को मेंटेन करने के लिए, आप उनको सुरक्षित रखने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसको बोला जाता है लुक टू योर लॉरेल्स। अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा टू गार्ड वंस ट्रॉफीज। जैसे आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है, अब 4 साल बाद फिर वर्ल्ड कप होगा, तो आप उसको मेंटेन करने के लिए कि भी अगली बार फिर हम लोग वर्ल्ड कप रिटेन करें, उसके लिए फिर आप मेहनत कर रहे हो। और अगली बार जब आपने जो है फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया, तो आपने क्या किया? लुक टू योर लॉरेल्स, आपने अपने जो अचीवमेंट है उनको सेफ गार्ड किया, उनको सिक्योर किया। यहाँ से एक और इडियम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो है रेस्ट अपॉन योर
लॉरेल्स। इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपने अपनी उपलब्धियों पर जो है आराम फरमा रहे हो कि भाई जो अचीव कर लिया बस हो गया, अब और आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पहाड़ की ऊंचाई जो है, चोटी, वो दूसरे पहाड़ की जो है क्या है, बॉटम है, पैंदा है। फिर अगली चढ़ाई आपको शुरू करनी है। तो जीवन में अगर आप ये एटीट्यूड रखते हैं, इफ यू डू नॉट रेस्ट अपॉन योर लॉरेल्स, तो फिर आपका जो जीवन का जो फंडा है वो सही, ठीक है। और अदरवाइज आपने कुछ अचीव कर लिया, अब आप जो है आराम फरमाने लग गए हैं, तो फिर भाई मुश्किल होगी। चलिए, तो सी यहाँ ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है प्ले डेविल्स एडवोकेट। अब प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है? डेविल का मतलब होता है राक्षस, ठीक है। एडवोकेट का मतलब होता है वकील, प्ले मतलब खेलना। अब आप काम तो एडवोकेट का कर रहे हो, काम तो वकील का कर रहे हो, वकालत कर रहे हो, लेकिन आपके मन में जो है थोड़ी सी क्या है, उस चीज को लेकर के बेईमानी है। कैसे? कि भाई आप वकालत तो कर रहे हो, लेकिन मन से नहीं, दिखावा कर रहे हो। दिखावा इस चीज का कि आप ये शो करना चाहते हो कि यार ये मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जो है बहुत तन मन से जो है इसका समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन आपके जो अंदर के हिडन एजेंडा है, आपके अंदर जो आपका जो मानस है उस काम को करने का, वो कुछ और है। तो उसके लिए बोला जाता है टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। टू प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। टू शो, टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली। कि आप जो है ये दिखा रहे हो कि आप किसी विचार के खिलाफ हो, और आपका उद्देश्य जो है वो ये है कि आप उसको और जो है केयरफुली जो है डिस्कस कर सके, इसलिए आप इस तरीके का दिखावा कर रहे हो। तो यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक है। डेविल से याद रख सकते हैं कि भी आप जो है किसी चीज को गड़बड़ नेगेटिविटी से थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो प्रिटेंड करना, दिखावा करना, ये जो है थोड़ा रिलेट हो जाएगा, आंसर करना आपके लिए इजी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है बी इन द सेम बोट। बी इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम सिचुएशन में होना। अब वो सिचुएशन जो है वो खराब, नॉर्मली अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए ये बोला जाता है। तो टू बी इन द सेम बोट का मतलब होता है टू बी इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन। अनप्लीजेंट का मतलब होता है दुखद, और प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, ठीक है। याद रखना बहुत आसान है। आप दो व्यक्ति हैं, दो दोस्त हैं, और सेम बोट में ट्रैवल कर रहे हैं। अब अचानक से जो है आपकी बोट के पास कोई मगरमच्छ आ गया, तो आप दोनों जो है सेम बोट में हैं। तो आपके सामने, दोनों के सामने कैसी सिचुएशन है? अनप्लीजेंट सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है। तो सेम बोट से याद रख सकते हैं कि एक ही बोट में सवारी कर रहे हैं और मगरमच्छ आ गया, तो दोनों कैसी सिचुएशन में आ गए? डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए। तो बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है टिल्ट एट विंड मिल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम है दोस्तों। टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब होता है कि हम लोग जो है ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं, कि हम दिखा रहे हैं कि हम ऐसी समस्या के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि वाकई में तो कोई समस्या है ही नहीं। वो समस्या जो है केवल आपकी कल्पनाओं में है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो केवल आपकी इमेजिनेशन में है, प्रैक्टिकली है ही नहीं, उसको काउंटर करना, उसके खिलाफ फाइट करना, दैट इज नोन एज टिल्ट एट विंड मिल्स। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट। कि आप ऐसी समस्याओं का जो है सामना करने में लगे हुए, जबकि वाकई में वो समस्या है ही नहीं। याद रखना बहुत आसान है। और ये जो ओरिजिन हुई थी ईडीएम, वो भी इसी तरीके से हुई थी कि भाई कोई व्यक्ति था जो विंड मिल्स को लगने को लेकर, पवन चक्कियां लगने को लेकर जो है बहुत ज़्यादा वो अपोज कर रहा था, विरोध कर रहा था कि पवन चक्कियां लग जाएंगी, विंड मिल्स लग जाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होगी आम जनता को, ये वो। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, और विंड मिल लगने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ गया। तो ऐसी समस्याओं को लेकर के चिंतित होना जो वाकई में है ही नहीं, उसके लिए बोला जाता है टिल्ट एट विंड मिल्स। तो विंड मिल से थोड़ा रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, वॉकिंग ऑन एग शेल्स। वॉकिंग ऑन एग शेल्स का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी काम को बहुत सावधानी से कर रहे हैं, ठीक है। टू बी वेरी केयरफुल, टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क होना,
किसी काम को लेकर के। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपने ज़रा सी भी असावधानी करी तो उससे कोई व्यक्ति नाराज़ हो सकता है, किसी का अपमान हो सकता है और उससे चीज़ें जो है बिगड़ सकती है। तो उसके लिए ये ईडीएम यूज़ किया जाता है, वॉकिंग ऑन एग शेल्स। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स। सावधान, और इस चीज़ को लेकर सावधान कि आप किसी को जो है अपमानित ना कर दें, किसी को जो है दिक्कत कोई ना कर दें। आगे बढ़ेंगे, अगला ईडीएम हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है फेदर योर ओन नेस्ट। फेदर योर ओन नेस्ट का मतलब है दोस्तों कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, सीधी सी बात है। फेदर योर ओन नेस्ट का मतलब होता है अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स। अब आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं तो इसमें आप ये तो नहीं देखेंगे कि आपका तरीका जो है वो ईमानदारी वाला है कि बेईमानी वाला। ठीक है, तो फेदर वंस नेस्ट का मतलब मेनली यही है कि भी आप अपना भला करना चाह रहे हैं, उसमें आप अपनी पोजीशन का भी यूज़ कर रहे हैं, अपने पावर का भी यूज़ कर रहे हैं, और उसमें आप ये नहीं देख रहे कि तरीका सही है या गलत, आप सिर्फ अपना क्या देख रहे हैं, फायदा। याद रखना बहुत आसान है, नेस्ट मतलब घोंसला, फेदर का मतलब होता है पंख, कि भी आप जो है अलग अलग पक्षियों के पंख ले रहे हैं, ठीक है, उन्हें मार रहे हैं, क्योंकि आपको केवल और केवल जो है अपना आशियाना, अपना घोंसला, अपना नेस्ट जो है वो आबाद करना है। ठीक है, तो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देना या गलत तरीकों का उपयोग करना। आगे बढ़ेंगे, अगला ईडीएम हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है नाइदर फिश नॉर फॉल। फिश का मतलब तो आप जानते ही हैं, मछली, और फॉल का मतलब होता है बेसिकली बर्ड। और ज़्यादातर ये जो बर्ड है ये आप चिकन से रिलेट करते हैं कि कोई भी मुर्गा या मुर्गी हो सकती है, हैन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कॉक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली इस मुहावरे का मतलब क्या है, भी ना तो मछली है ना पक्षी है, मतलब किसी चीज को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, नाइदर फिश नॉर फॉल, कि ना तो मछली है ना ही पक्षी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई। किसी चीज की व्याख्या करना या उसका जो है क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना लगभग असंभव हो, उसके लिए बोला जाता है नाइदर फिश नॉर फॉल। याद रखना भी बहुत आसान है कि भी मछली जल में है और बर्ड जो है वो आसमान में है, पक्षी। तो दोनों बिल्कुल भी आप उनको क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग कैटेगरी में है। तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला ईडीएम हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट, हाथी, बहुत बड़ा जानवर है, कहाँ पर है, कमरे में है। ठीक है, अब हाथी कमरे में है तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो किसी को दिखाई न दे? दिखाई देगा, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि भाई अब हाथी कमरे में घुस गया है तो अब इसका सामना कौन करे? तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो एकदम क्लियर है, ऑब्वियस है, एक्सप्लिसिट है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब भाई अगर आपने प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया तो अब उसको झेलो, उसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन आप बताना नहीं चाह रहे। तो बेसिकली होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो साफ साफ नजर आ रही है लेकिन उसको अवॉइड किया जा रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। द ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड, साफ साफ समस्या नजर आ रही है लेकिन आप जो है उसको क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। याद रखना बहुत आसान है, कमरे में हाथी घुस गया, ठीक है, अब हाथी जो है सब उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि अभी चींटी घुसती, कुत्ता घुसता तो सब शेर बन के पहुंच जाते, अब हाथी से कौन पंगा मोल ले। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि क्लियर प्रॉब्लम है लेकिन उसको अवॉइड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ईडीएम हमारी स्क्रीन पर, कह रहा है द शिप हैज सेल्ड। शिप आप जानते हैं जहाज, सेल का मतलब होता है कि भाई जो है यात्रा करना, जो समुद्री यात्रा है उसके लिए सेलिंग बोला जाता है। तो कह रहा है कि जो जहाज है सेल्ड। अब ये यहाँ पर कौन सा टेंस है? तो हैज सेल्ड मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है
उस एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हाल ही में यानी रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं। अब ये मैंने क्यों बताया है आपको, इतना इतना इसलिए बताया क्योंकि इससे ईडीएम का मीनिंग याद रखना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कि जहाज जो है वो यात्रा कर चुका है, मतलब कोई ऐसी घटना जो हो चुकी है, अब हो चुकी है तो फिर गया, अब वापस तो नहीं होगी। तो द शिप हैज सेल्ड मतलब द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ट, कि जो अवसर है वो गुजर चुका है, अब जो है पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईडियम हमारी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस के अंदर आपको एक ईडियम दिया हुआ है अंडरलाइन करके, उसका आपको आंसर मार्क करना है। कह रहा है आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर फॉर फर्दर स्टडीज इज अनदर कैटल ऑफ फिश। हालांकि अगर आप ये सेंटेंस थोड़ा सा समझदारी से पढ़ें तो अगर ये ईडियम आपको याद नहीं है तो भी आंसर किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि देखो ये यहाँ पर कह रहा है कि मैं पहले प्राथमिकता देता था हमेशा फिजिक्स और मैथमेटिक्स को पढ़ने को, लेकिन अब मैंने क्या चूज कर लिया है, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। तो भाई एक तरफ तो साइंस और अभी एक तरफ आपके जो है कॉमर्स और आर्ट से रिलेटेड, तो एकदम से चीजें क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो यही इसका आंसर भी है, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। भाई कहाँ आप फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रहे थे और अब आप आ गए इकोनॉमिक्स और जो है लिटरेचर पे, तो एकदम से आपने यू टर्न ले लिया। तो कैटल ऑफ फिश का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल अलग है, जिनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगला देखिए, he criticized the participants for sitting on the fence and not contributing in finalizing the report। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को क्रिटिसाइज किया, किस लिए, फॉर सिटिंग ऑन द फेंस एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। सिट ऑन द फेंस ये है इडियम। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है नॉट टू टेक डिसीजन, नॉट टू टेक एनी डिसीजन। हिंदी में अगर अपन इसको समझें तो इसका मतलब होता है कि निर्णय ना लेना, निर्णय ना लेना। तो कौन से ऑप्शन की तरफ देंगे, सी ऑप्शन, नॉट टेकिंग अ डिसीजन, कोई डिसीजन ना लेना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू अंडरस्टैंड द डिस्कोर्स ऑन फिलॉसफी। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है हर भरसक प्रयास करना, हर भरसक प्रयास करना, हर भरसक प्रयास करना, दैट इज नोन एज स्ट्रेन एवरी नर्व। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ट्राइड हार्ड। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है कि उसने फिलॉसफी समझने के लिए पूरी मेहनत करी थी। अगला देखिए, when it comes to using technology she is completely at sea। एट सी का मतलब होता है दुविधा में होना, एट सी का मतलब क्या होता है, दुविधा में होना। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा कंफ्यूज्ड। इसको याद रखना बहुत इजी है, ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट ईडीएम है, बार बार आता है एग्जाम में। भाई अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में भी और डे टू डे लाइफ में भी ऐसा होता है कि इंसान जब निराश हो जाता है तो नदी के किनारे या समंदर के किनारे जाके बैठ जाता है, सोच विचार करता है कि भाई जीवन में कैसी समय आ गया है, क्या करें क्या नहीं करें। तो कंफ्यूजन की जो सिचुएशन है, तो लगभग कहाँ पर पहुंच जाते हैं लोग, समुद्र के किनारे या नदी किनारे। तो इस तरीके से थोड़ा रिलेट याद कर सकते हैं। अगला देखिए, ही इज नॉट अ ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आपके पास बोलने की, बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की जबरदस्त स्किल्स हों, तो उसके लिए बोला जाता है गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है। ठीक है, मित्रों मित्रों करके जो है सबको अंदर ले लिया और लगातार
प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। एकदम आपके अंदर क्षमता है, आपके पास स्किल है जबरदस्त तरीके से बातचीत करने की, दैट इज नोन एज गिफ्ट ऑफ द गैप। आगे बढ़ते हैं, अगला इडियम हमारी स्क्रीन पर, दिस कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड्स। ठीक है, सेंटेंस के थ्रू थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि अभी तक ये गाड़ी का मालिक कौन था, रवि, लेकिन अब हाथ बदल गए। अब हाथ बदल गए मतलब मालिक बदल गया, चेंज ऑफ ऑनरशिप। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, देखो हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि शादी जब होती है तो उसके अंदर जो है कन्यादान किया जाता है, और कन्यादान जब करते हैं तो वो वर के हाथ में वधु का हाथ देते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि भाई मैंने आपका जो इसका हाथ आपके हाथ में दे दिया है, अब से जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हाथ बदल दिया आजकल होता है ना कि भाई आप भाई पिताजी ने तो हाथ दिया वर के उसमें, लेकिन अब जो है वधु उसको तो कोई और पसंद है, तो उसने अपना हाथ जो है वो चेंज कर लिया, तो जो ऑनर था वो अब क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब तरीका है, हो सकता है मे बी यू फाइंड इट फनी, बट याद करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि कैसा भी किसी भी चीज़ से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही तरीका है, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं ऐसे ही याद रखता था, तो वही चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट, ही फेल्ट दैट ही ऑलरेडी हैड टू मैनी आयरन्स इन द फायर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, टू मैनी आयरन्स इन द फायर। आयरन्स इन द फायर मतलब आप जो है ऑलरेडी बहुत सारे पहले से ही बहुत सारे कामों में उलझा होना, पहले से ही पहले से ही बहुत सारे कामों में उलझा होना, पहले से ही बहुत सारे कामों में उलझा होना, उसके लिए हम लोग बोलते हैं टू मैनी आयरन्स इन द फायर। तो अगर ऑप्शंस की तरफ जाएं तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हैविंग मल्टीपल टास्क्स टू कंप्लीट। ठीक है, नए असाइनमेंट को टर्न डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है, टर्न डाउन का मतलब होता है प्रस्ताव को ठुकरा देना, डिक्लाइन और डिनाई। ठीक है, तो उन्होंने नए असाइनमेंट को ठुकरा दिया, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, हैविंग मल्टीपल टास्क्स टू कंप्लीट। पहले से ही बहुत सारे कामों में आप उलझे हुए हैं, इसलिए नए काम को आपने जो है राम राम कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू अदर कंट्रीज। ये काफ़ी पॉपुलर है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि भाई अपना जो देश का जो टैलेंट है वो दूसरे देश में चला जाए, तो उसको बेसिकली बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। यहाँ का जो इंटेलिजेंट आप बोल सकते हैं यंगस्टर है, जो आईआईटी से एनआईटी से पढ़ा हुआ है, अब वो दूसरे देश में चला जाए तो उसके लिए ब्रेन ड्रेन बोला जाता है। तो इस ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई वहाँ उनको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पैसा अच्छा मिल रहा है। अब कोई आईआईटी से पढ़ के यहाँ निकला है, अब यहाँ वो हो सकता है जैसे 25-50 लाख कमा रहा हो, फॉरेन में उसको 10 करोड़ का ऑफर मिल गया तो ऑब्वियसली जाएगा। तो ब्रेन ड्रेन का ये रीज़न है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, बेहतर संभावनाओं की तलाश में लोग जाते हैं। चलिए अगला देखिए, I just need to take rest and then I'll be as right as rain. As right as rain मतलब mentally and physically fit. Mentally and physically fit. मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, ठीक होना, उसके लिए बोला जाता है एज राइट एज रेन। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला, इट इज ऑल ग्रीक टू मी। ठीक है, ग्रीक जो है बेसिकली ग्रीस जो देश है जिसको हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं, तो यूनान की जो लैंग्वेज है, ग्रीस जो देश है उसकी जो लैंग्वेज है वो है ग्रीक। तो क्या आपको ग्रीक आती है, तो आपने कहा सर यहाँ
हिंदी और अंग्रेजी में हालत ख़राब हो रखी है, आप बोल रहे हैं ग्रीक लैंग्वेज आती है। तो ग्रीक लैंग्वेज को आप समझते हैं कि नहीं समझते? तो आपने कहा नहीं, नहीं समझते। तो नहीं समझते मतलब समथिंग विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, बातों बातों में याद हो गया ईडियम। ऑल ग्रीक ईडियम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपकी समझ से परे है। तो सिंपल याद रखेंगे, ग्रीस की भाषा ग्रीक। ग्रीक आती है क्या? नहीं आती, मतलब जो नहीं समझते। तो डी ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला इडियम, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना किसका मीनिंग होता है? टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? ए की तरफ चला जाएंगे, टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव। अभी हमने एक और ईडियम पढ़ा था, फेदर वंस नेस्ट, तो लगभग जुड़ा हुआ है। फेदर वंस नेस्ट का भी मतलब होता है अपना फायदे के लिए जो है बेईमानी का रास्ता अपनाना। तो नेक्स्ट टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। कोई काम आप इसलिए कर रहे हैं कि उसके अंदर आपका स्वार्थ जो है वो निहित है। दैट इज नोन एज हैव एन एक्स टू ग्राइंड। आगे बढ़ते हैं, अगला है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है दोस्तों पीड़ा का या अपमान का सामना करना। लेकिन ये नहीं, दुख से नहीं, कायरता से नहीं, साहस। ठीक है, साहस से किसी चीज का सामना करना, दैट इज नोन एज बाइट द बुलेट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट। किसी दुखद और कठिन चीज का आप सामना कर रहे हैं, परंतु बहादुरी से, कायरता से नहीं, तो उसके लिए बोला जाता है बाइट द बुलेट। याद रखना बहुत आसान है। बाइट का मतलब वैसे तो काटना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है आप खाने से याद रखिए। और बुलेट मतलब गोली। तो भाई गोली खाना कैसा है? दुखद है, डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, बाइट द बुलेट टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला इडियम हमारी स्क्रीन पर है, लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक मतलब कोई ऐसी चीज जिससे आपको जो है आनंद मिले, मजाक से संबंधित। तो कोई ऐसी चीज जिसको देखकर हंसी आए या हंसी का पात्र का कोई चीज होना, मजाक का विषय, उसके लिए बोला जाता है लाफिंग स्टॉक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है? ऑप्शन ए ठीक हो सकता है, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ। ठीक है, कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्टूपिड चीज़ें करता है, मूर्खतापूर्ण चीज़ें करता है और जिससे उसका मजाक बनता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लाफिंग स्टॉक याद रखना बहुत आसान है। राहुल गांधी से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी जो है अक्सर इस तरीके की बातें कर देते हैं जो है मजाक का विषय वो बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये व्यक्तिगत आप किसी इस चीज़ को ना लें कि भाई राहुल गांधी को कैसे बोल दिया, मैं तो राहुल गांधी का फ़ैन हूँ। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के हिसाब से। ठीक है, राहुल गांधी का अगर कोई सम्मान करता है तो भाई बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला, पे ओवर द ऑड्स। पे ओवर द ऑड्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कीमत से ज़्यादा उसके लिए अदा कर देना। दैट इज नोन एज पे ओवर द ऑड्स। कीमत से ज़्यादा, कीमत से ज़्यादा दे देना, किसी चीज के लिए कीमत से ज्यादा दे देना, दैट इज नोन एज पे ओवर द ऑड्स। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ। इस जितनी उसकी कीमत है उससे ज्यादा उस किसी चीज के लिए भुगतान कर देना, पैसा दे देना। प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी जो मुहावरा है दोस्तों, ये इसकी उत्पत्ति पे थोड़ा ध्यान दीजिए, याद रखना इजी होगा। जब भी कोई आर्टिस्ट या कलाकार स्टेज पर परफॉर्म करता है, तो वहाँ उस नाटक को या ड्रामा को देखने के लिए जो लोग आते हैं, तो गैलरी की टिकट थोड़ी सस्ती होती है। और गैलरी में ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, ताली पीटते हैं। क्योंकि भी महंगी टिकट पे तो ऑब्वियसली जो है जेंटल, एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं, तो वो ज़्यादा जो है
वहाँ से कोई आपको रिएक्शंस नहीं देंगे इतने जितने की गैलरी में देंगे। तो अक्सर एक्टर क्या करते हैं ड्रामा में, गैलरी की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं कि जरा सा उधर आपने ध्यान दिया नहीं कि वहाँ पर चिल्लम चौट शुरू और वो आपकी वाहवाही करना शुरू कर देते हैं। तो प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है कि भाई ऐसा कोई आप एक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा आप कृत्य करें जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें, वाहवाही करें, आपको प्रेज करें, एडमायर करें। तो यहाँ जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। ऐसी चीजें कहना या करना जिससे कि लोग आपकी प्रशंसा करें, दैट इज नोन एज प्ले टू द गैलरी। आगे बढ़ते हैं, बी इन द सूप। बी इन द सूप का मतलब है कि भी समस्या में होना। किस में होना? समस्या में या प्रॉब्लम में होना। याद रखना भी बहुत आसान है कि आपने जो है सूप बनाया था, अब सूप जो है आप पे गिर गया और सूप आप पे गिरने से जो है आप किस में फंस गए? प्रॉब्लम में, क्योंकि सूप गर्म था तो जल गए। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, टू बी इन ट्रबल। आगे बढ़ते हैं और अगला है ए टर्न ऑफ द स्क्रू। टर्न ऑफ द स्क्रू का मतलब होता है दोस्तों ऐसी कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब खराब है और स्थिति को बद से बदतर करना। अब याद रखना बहुत आसान है, स्क्रू आप कहीं पे लगाते हैं, अब उसको आप टर्न करते हैं, तो टर्न अगर आप करेंगे तो वो जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पेनफुल रहता है, ठीक है। तो स्थिति को बद से बदतर करना, एक तो स्क्रू लगाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है। अब आपने लगाने के बाद किसी को आप कह रहे हैं कि भाई आप इसको टर्न करो, ऊपर करो, नीचे करो, तो स्थिति को बद से बदतर करना। तो डी बिल्कुल ठीक होगा, एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, कि खराब है ऑलरेडी और बद से बदतर किसी चीज को करना। आगे बढ़ते हैं, अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर, ए वाइट एलिफेंट। एक ईडियम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एलिफेंट वाली। कौन सी? एलिफेंट इन द रूम। तो एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या था कि समस्या सामने दिख रही है लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहता, अवॉइड करना चाहते हैं। वाइट एलिफेंट, ये ईडियम कैसे बनी है थोड़ा सा बता देता हूँ। पुराने समय में थाईलैंड जो था उसको सेम नाम से जाना जाता था, SAIM। तो उसका जो राजा था वो क्या करता था कि कोई भी उसको, मतलब उसका जो दुश्मन होता था या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको पसंद नहीं होता था, तो उसको क्या कर देता था, सफेद हाथी तोहफे में दे देता था। अब वो सफेद हाथी जो है वो उसको बोल देता था कि ये पवित्र है, इसकी पूजा करो, और उससे कोई काम नहीं करा सकते आप। तो अब उस सफेद हाथी को वो एक तरीके से भगवान मान के ले जाता था। अब उसकी सेवा करो, उसको जो है खिलाओ पिलाओ, और उससे काम कुछ करना नहीं। तो मतलब ऐसा कोई चीज दे दिया। अब हाथी पालना कोई आसान काम है क्या? तो उसमें बहुत खर्चा होता था। तो सामने वाला वो उसके जो है हाथी पालने के दुख से जो है मर जाता था। तो वहीं से ये वाइट एलिफेंट ये मुहावरा बना है। कॉस्टली पोजेशन, कोई ऐसा वस्तु जो आपके लिए बहुत महंगी है और धीरे धीरे जो है आपकी पूरी जो है धन संपत्ति को वो जो है चूसते जा रही है, और कुछ उससे नुकसान ही नुकसान आपका है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लग गया है लेकिन उससे कोई आप बोल सकते हैं कि फायदा आपको कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है ए हॉट पटेटो। ए हॉट पटेटो का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम है और जिसका सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए बोला जाता है ए हॉट पटेटो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ। कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ डील करना, जिसको झेलना बहुत ज़्यादा कठिन हो, तो उसके लिए बोला जाता है समथिंग ए हॉट पटेटो। यहाँ पर एक और ईडियम बनता है और वो है एक काउच पोटैटो। ये भी अपने लिए काफ़ी यूज़फुल है। एक काउच पोटैटो जो है इसका मीनिंग निकल के आता है ए लेजी फेलो। तो आलसी व्यक्ति के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एक काउच पोटैटो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईडियम, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है
कोई दो चीजें जो बिल्कुल अलग है, जैसा कि नाम से भी नजर आ रहा है भाई, सेब अलग फल है, संतरा अलग है। सेब और संतरे का कोई कंपैरिजन है क्या? कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल। लोग जो बिल्कुल जो है अतुलनीय है, एक दूसरे से अलग हैं, तो उसके लिए बोला जाता है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना समाप्ति की ओर आ गया है। 40 ईडियम हमने इस सेशन में लिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार जो क्लासेस आ रही हैं वो आप तक पहुंचती रहे। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, आप अपने लक्ष्य में सफल हों, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।